दोस्तों, बड़ा आपको पता है दिलखराश वाकया हुआ सियालकोट में, जहां पे एक श्रीलंकन को जला के मार दिया गया और जिस तरह उसकी लाश की बेहुरमती की गई, ऐसे लगता है कि जैसे इस मुआशरे के अंदर जान नहीं है या इतना बेहिस मुआशरा था। ये हम यहाँ पे इस मौके पे कैसे पहुंचे और इसमें किसका कसूरवार है? क्या हमारी रियासत इसमें इन्वॉल्व है कि हम दाएं बाजू की मजहबी जो ग्रोह हैं उनको इतनी हवा दे के रखी हुई है कि वो जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं जिससे पता नहीं चलता कि ये कौन सी साइड पे खेल रहे हैं। और ये पाकिस्तान की शक्ल इस तरह की 75 सालों में बनी है या पिछले 30 सालों में बनी है? इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच चीमा साहब, थैंक यू। तारड़ साहब, ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18, 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारड़ साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान को भी आप तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। मैं यहां इस बात को शुरू करने से पहले चीमा साहब बताना चाहूंगा कि हर मुसलमान आशिक़े रसूल होता है। मैं खुद अपने आप को एक बहुत बड़ा आशिक़े रसूल समझता हूं। मैं आज तक जब भी उम्रा करने गया हूं, मैंने अपना उम्रा जाके मदीना से शुरू किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाके मस्जिद नबवी में चंद दिन गुजारे, वहां से उम्रा करने के लिए। तो ये जो ठेकेदार हैं, इनको इस्लाम का नहीं पता। सबसे बड़ी बात अफसोस कि ये इस्लामिक कंट्री के अंदर इनको पता नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, अपनी लीगल एजुकेशन की वजह से और एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, जो पहले ही रोजाना खून के आंसू रोता है अपनी मादरे मिल्लत की हालत पे। वो आज मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आपके जो वो सारे इमेजेस हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान पे इंपैक्ट उसका होगा। और इस वक्त आपकी रियासत, आपने पहले बताया है कि रियासत के हालात, मैं समझता हूं कि मेरा बल्कि क्वेश्चन आपसे भी होगा, 22 करोड़ लोगों से भी होगा, इस्लामाबाद में बसने वाले लोगों से भी होगा कि रियासत को छोड़े गवर्नेंस कहां है, गवर्नमेंट कहां है। आज कौन को बता रहा है कि फैसले को कहां से आ रहे? एक पेज कर करके दो अदारों को, एक जमहूरियत को, नेशनल असेंबली को, और जो एक अदारा बचा था पाकिस्तान को, उसको भी घसीट के गंद में ले जाके आज उसको भी बदनाम तरीन कर दिया गया। इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही। अब मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूंगा, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा जब मैंने पाकिस्तान में LLB की, फिर मैंने यहां से आके लॉ पढ़ा। तो एक चीज होती है, उसको ड्यू प्रोसेस कहते हैं। एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कि डे इन कोर्ट, माई डे इन कोर्ट। ये कोर्ट का काम था, उसको सजा दी जाती। और सबसे पहले पूछने वाली बात यह थी कि उस बंदे को पता था जो चीजें, जहां पे जो मजहबी लिटरेचर उसने ये कहा गया कि ट्रैश किया है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है। उसको क्या पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एक इस्लामिक कंट्री में? क्या उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी इस तरह की तस्दीक करने के लिए? उसके बाद जो आपके गवाहान होंगे, आपके जो लोग विटनेस होंगे, उनके पीछे उनकी कोई इल विल तो नहीं थी। राजकों को, उस इंडस्ट्री को तबाह करने का, फाइनेंशियली या कारोबार में तबाह करने का कोई मंसूबा तो नहीं था। यहां पे ये भी शवाहिद मिल रहे हैं कि मैंने सुनी है ये बात कि इस राजको कंपनी के अंदर पहले एक चपकलश चल रही थी कि 11 बजे लोग, हर जुमे वाले दिन लोग 11 बजे से 3 बजे तक चले जाते थे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। और वहां पे चपकलश इंतजामिया की चल रही थी कि उनका टाइम कम करके 1 से 3 बजे किया जाए। लेकिन ये काम कोर्ट का था। लोगों ने इसको हाथ में लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपकी कंट्री पहले ही जुडिशरी आपकी दुनिया के 130 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। दूसरा, डेमोग्राफिक देखिए उसका कि क्या है। वजीराबाद, सियालकोट नहीं है, वजीराबाद है। ये वही जगह है जहां पे हमारी एक खास तंजीम बड़ा अरसा वहां धरना देके बैठी रही, जहां पे जाके पूरे मुल्क ने
घुटने टेके उनके सामने उन्होंने कहा है कि हम तालिबान हैं, आइंदा हमारा कोई, हम आपसे, अब हम आपके साथ सीट नेगोशिएट करेंगे। दुनिया की पाकिस्तान की मोस्ट लिबरल पार्टी जो कि अपने धरनों पे म्यूजिक बजाते थे, लड़कियां नाचती थी, उन्होंने कहा था कि हम आइंदा एक मजहबी तंजीम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं सबसे बड़ी एक काबिले अफसोस बात कहूंगा कि उसका जो मुआहदा है उसको अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। और आज मैं आपने पहले बात की कि कहां जा रहे हैं। आपकी जो इस वक्त टूटी फूटी हुकूमत है, उनकी स्टेटमेंटें मैं सुन रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ये सोसाइटी का इशू है। उन्होंने एक बंदे आपके हुकूमती नुमाइंदे के मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने कहा है ये पहला वाकया नहीं है, 1 महीने में 3 वाकयात हो चुके हैं। उसने 4 सदा और एक और वाकये की भी बात की है। वो कहते हैं ये सोसाइटी का इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। उन्होंने अपने कपड़े झाड़ लिए, उन्होंने कहा इट्स नॉट आवर इशू। और बंदे खुदा, रेट ऑफ गवर्नमेंट किधर है? रेजिग्नेशन किसी ने दिया है? पुलिस वहां खड़ी मौजूद थी, वहां मैंने खुद पिक्चर्स में देखा है। वहां किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया वहां से। और मैं गारंटी कर देता हूं, इन्होंने 100 बंदे या 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं गारंटी कर देता हूं उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसका होगा क्या? IMF के आपने 26.5 शर्तें 27 में से पूरी कर रखी हैं, वहां नहीं निकला। आप वहां पे करेंगे, उसके बाद कहां पे करेंगे? इसको इंडियन लॉबी और जूश लॉबी आपको मुसलसल हार्ड करेगी अगले आने वाले दिनों में। आपके हालात माशी ये हो चुके हैं चीमा साहब, आपका डॉलर 191 में का भी ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा इस वक्त। आपका 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताने चलूं, आज नुमाइंदे आपकी गवर्नमेंट के किधर हैं जो कहते थे इंडिया के साथ पेट्रोल को कंपेयर करते थे? इंडिया के अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में $15 पेट्रोल सस्ता हो गया। आपका सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। मसला ये है, आज 22 करोड़ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं चाहता हूं 40 अरब रुपया जो वजीर आजम के फंड से खाया है, वो आप तो छुपा रहे थे, IMF ने आपसे उसको निकाला है, उसका जवाब दें। कोई स्टेटमेंट है किसी की? किसी ने कुछ शो किया उसके ऊपर? तोशा खाना के अभी तक उसके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन आपके 40 अरब रुपया, मैं कहता हूं मदीना और आज हजरत उमर की मिसालें कहां हैं? मेरी समझ से बाहर। आई वांट टू लिसन। आज इतना बड़ा कंफ्यूजन है, ना सिर्फ महंगाई, आपने सस्पेंस कर करके लोगों को मार दिया। मेरे लोग इतना घुटन इस वक्त पाकिस्तान में महसूस हो रही जिसका हद को नहीं। फैटफ के शोर डालते थे, अब फैटफ किधर गया? आप कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राव और CIA की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ, अगर यही करना है। मैं समझता हूं, मैं हमेशा चीखता था कि भारत के अंदर लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है। आप तो उनके भी नंबर काट गए। मेरा ये इंसानियत इस तरीके से, मेरा मकसद है, मैं जानवर भी नहीं इस तरह, मैं नौज बिल्ला इस तरह करते। और देखें, मैं ये समझता हूं कि पूछना चाहिए था भाई किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। सियालकोट के अंदर पहले इन्होंने 2 भाइयों को वो मारा था इसी तरीके से। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जिनको जो भी जिम्मेदारान है, उनको अपने अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपनी पोजीशन ले ली है। बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे। हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है। हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। मैं बता रहा हूं, अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ठीक ना किया,
एक फॉरेनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का बाप था वो, उनकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त, मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे। इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया है, आप सोच नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पे करेंगे आप, आपको अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान इसको बहुत लाइटली ले रहा है, बिल्कुल बहुत लाइटली ले रहा है। लेकिन मैंने वो इमेजेस देखे हैं कि अब इस वक्त इंसानियत, मैं हैरान हूं। चिमा साहब 1 मिनट के लिए जरा उस पॉइंट पे जाएं कि जलती लाश पीछे पड़ी है और लोग सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ। स्टेट ऑफ माइंड देखें, स्टेट ऑफ माइंड। और मैं सबसे पहले आपको मैं बताई थी, मैंने एज ए लॉयर मैंने जिंदगी में पढ़ा था, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट। फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट ये होती है कि अगर सोसाइटी में इस तरह का जुर्म किया जाए तो उसकी सजा इबरतनाक दी जाती है ताकि दूसरी सोसाइटी उसको कमिट ना करे। लेकिन यही है कि आपकी जुडिशरी भी फेल है। आपके अली अहमद कुरद साहब के जो वाकया, जो उन्होंने कहा है, मैं एक एक लफ्ज उनसे एग्री करूंगा, एक एक लफ्ज उनके साथ करूंगा कि जिस तरीके से चौधरी साहब ने ईडन सोसाइटी वालों से रिश्तेदारी कर ली थी जब उनके सामने पेश हुए थे, और जिस तरीके से दूसरे जजों के इस वक्त वीडियो सामने आ रही हैं, ये क्या हालात है, कहां जा रहा है मुल्क। मेरी समझ से बाहर है कि लीड इस वक्त कौन कर रहा है, हमें रिलीफ कौन देगा, बचाएगा कौन। मैं बिल्कुल अफसोसनाक, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं कि मेरे पास अमाउंट ऑफ वर्ड्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने जो पंच लाइन दी है तारड़ साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बैरिक है, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं, शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूं, तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड आप थे, तो मेरा पास इंसानियत शर्मिंदा, आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं कहता हूं वो बंदा, मैं कहता हूं चीमा साहब वो बंदा कसूरवार था, उसको अगर उसने गलती की थी सजा मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन कोर्ट देती उसको, कोई काजी देता यार। अब जज सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ले जाते, कोई अपने बल से शुरा बिठा लेते, कोई मौलवी बिठा लेते, कोई काजी बिठा लेते, लेकिन उसका हक था, उसको गवाहियां होती, उसको ड्यू प्रोसेस किया जाता, उससे पूछा जाता कि यार तुम उर्दू अरबी जानते हो, तुम्हें पता था कि जो तुम कर रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तुम्हें वहां पे शहादतें होती, गवाहान होते, वहां पे सारा कुछ आता, सारा मंजर सामने आता। ये इस तरह अगर हर बंदे ने जाके लोगों को इस तरह आपने खुद मारना है, किसी को पकड़ के आग लगा दो, कहो जी इसने ये किया था। और आप मुझे ये देखें चीमा साहब, मुझे अफसोस इस बात का, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया इस पे? नहीं, कोई टूटी फूटी स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर से, मैं समझता हूं इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। और कंट्री मैं कहता हूं कंट्री, आप इस वक्त, मैं अगर मुझसे पूछा जाए एज बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन, एज अ पाकिस्तानी, इस वक्त आपके मजहबी आपके हलकों को इकट्ठा होना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, इनको चाहिए था कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसको रिस्पेक्ट उसकी बॉडी को करते, जख्मों को हील करने की कोशिश। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी जरब लगी है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पे, किसी ने इस पे जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की? कोई हीलिंग प्रोसेस कहीं से शुरू किया हो किसी ने? कोई? किस तरीके से आप जाके बाहर के मुल्कों, बाहर जाके बताएंगे कि हम क्या है? अब तो तालिबान को तो आप छोड़ दें, पहले आप उनके लिए पैसे मांगते थे, अब तो आपको खुद ही नहीं दे रहा, अब तो सऊदी अरब भी देता है, तो वो भी कहता है कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पैसे मांगने की सलाहियत रखेंगे, सऊदी कानून लगाएंगे। अब तो आपके हालात ही खराब है ना। अब तो आप, मेरा मकसद है, मैं आपके फाइनेंशियल देख देख के तो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती कि पता नहीं किस तरीके से हमने पाकिस्तान आगे फ्यूचर में जाना है, किस तरीके से एयरलाइनें फ्लाई करेंगी, किस तरह क्या होगा वहां पे। मैं बता रहा हूं, मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरी प्रेडिक्शन है आज भी, मैं बता रहा हूं, डॉलर 200 से ऊपर जाएगा विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स। और इस वक्त आपके, मेरा मकसद ये जो हालात आपके चल रहे हैं, आपका कोई इस वक्त नुमाइंदा जो है वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता आपकी मुआशी, आपकी सियासी और फॉरेन पॉलिसी पे, आपकी बिल्कुल फ्री फॉल में, आपको बिल्कुल कोई पता नहीं आप कहां जा रहे हैं, किस मुल्क के साथ आप हैं या नहीं है। डॉलर बेस है आपकी सारी हर चीज चल रही है, IMF दे दे तो आप उसके साथ हैं, चाइना दे दे तो आपको उसके साथ है, इसके अलावा आपकी कोई पॉलिसी नहीं। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है।
और तारड़ साहब, इसमें इमरान खान साहब श्रीलंका गए जब अपने आखिरी टूर में, तो इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आए, हम बड़े आपको फैसिलिटीज करेंगे। तारड़ साहब एक बात बताएं, एक तरफ तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने पिछले महीने नवंबर में तारड़ साहब 4 रुकनी ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि अगर आपने ब्लास्फेमी लॉज, ह्यूमन राइट्स और ये अपना ट्रैक